अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको 1940 के अंदर पेश किया गया था और इसको 1950 के अंदर अप्लाई किया गया था मॉलिक्यूल, एटम वगैरह उनको स्टडी करने के लिए। एटम में मौजूद जो बेसिकली न्यूक्लियस है उसकी स्टडी के लिए इसको अप्लाई किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड बेसिस। आपको पता है कि एटम के सेंटर के अंदर एक हैवी मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसके अंदर वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर, शेल के अंदर मूव करते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करता है, और उसको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मालूम कर सकते हैं। जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो स्पिन मूवमेंट शो करते हैं। स्पिन मूवमेंट आपने पढ़ी होंगी, आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोई और पार्टिकल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कि एक फॉर एग्जांपल इस तरह मूव कर रही है, एक इस तरह मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्पिन मूवमेंट, जिसमें एक जो उसका इलेक्ट्रॉन हो वो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो स्पिन मूवमेंट शो करते हैं, और उससे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं जो रेजोनेंस का बायस बनती हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने शेल के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो उसी वक्त स्पिन क्वांटम नंबर शो करेंगे जिसके अंदर जो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू हो वो ज़ीरो से क्या हो, ज़्यादा हो, कि स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वही जो मॉलिक्यूल होंगे वो NMR एक्टिव होंगे, कि वही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्पेक्ट्रा है उसके अंदर शो होगा कि वही कंपाउंड होंगे, वही कंपाउंड NMR एक्टिव होंगे। अगर किसी एलिमेंट के अंदर उसका जो एटॉमिक नंबर और जो उसका एटॉमिक मास है वो इवन के अंदर आ जाए, इवन का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10। अगर तो ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो इवन के अंदर है, तो वो क्या होंगे, वो NMR क्या होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, वो NMR एक्टिव नहीं होंगे, का मतलब कि वो NMR रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से उनका ग्राफ जो होगा, उनका जो स्पेक्ट्रा होगा वो मालूम नहीं होगा। अब हमने देखने हैं कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो NMR एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। तो NMR इनएक्टिव के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों क्या हों, इवन के अंदर हों, वो NMR एक्टिव नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं NMR इनएक्टिव। जिस तरह हमारे पास कार्बन का जो आइसोटोप जिसके अंदर जो उसका एटॉमिक मास 12 हो और एटॉमिक नंबर
6 हो तो वो क्या होगा, NMR इनएक्टिव। इसी तरह ऑक्सीजन का आइसोटोप जिसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 8 हो और एटॉमिक मास उसका 16 हो तो वो भी क्या होगा, NMR इनएक्टिव। जो एक्टिव होंगे उसके अंदर आप हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसके अंदर उसका एटॉमिक मास भी 1 हो और एटॉमिक नंबर भी 1 हो, और कार्बन जिसका एटॉमिक मास जो हो वो 13 हो और एटॉमिक नंबर उसका 6 हो। इसी तरह नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो, एटॉमिक मास 14 हो। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 हो और एटॉमिक मास 17 हो। इसी तरह फ्लोरीन वगैरह, क्लोरीन वगैरह जिनके अंदर क्या हो, जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस जो हैं वो इवन ना हो, वो क्या होते हैं, NMR एक्टिव के वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफ देंगे। अब आपको पता है कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है। आपको तो मैग्नेट के 2 एंड होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। जो नॉर्थ होता है वो नेगेटिव एंड होता है, जो साउथ होता है वो पॉजिटिव एंड होता है। अब आपको पता है कि अगर दो मैग्नेट हैं, उनके दोनों एंड की जो डायरेक्शन है वो सेम हो, कि मतलब इधर भी नॉर्थ है इधर भी नॉर्थ है, तो आपको पता है जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर तो ऑपोजिट होते तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब आपके पास ये जो 2 मैग्नेट हैं, इसमें जो दोनों का नॉर्थ एंड है वो एक दूसरे की तरफ है, तो इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल नहीं है। इससे क्या होगा कि ड्यू टू सेम एंड कि 1 मैग्नेट क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। जिस तरह आप घर के अंदर मैग्नेट लें, दोनों का सेम एंड एक तरफ करें तो वो क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो वो वाला मैग्नेट फ्लिप हो जाएगा जिसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वीक होगी। अगर दोनों के जो एंड हैं वो ऑपोजिट हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जिसके अंदर ये उसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये क्या है, स्टेबल फॉर्म है, उसकी स्टेबल स्टेट है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसको दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये वाले जो मैग्नेट हैं दोनों, वे ये क्या इनमें से एक क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा। तो जो फ्लिप जब वो होगा तो उससे क्या होगी, मैग्नेटिक रेजोनेंस पैदा होगी। अब ये वाली जो हमारे पास उसकी पोजीशन है, ये उसकी है बीटा पोजीशन, ये उसकी क्या है, बीटा पोजीशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो एनर्जी के अंदर चेंज आया है उसको हम मेजर कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, फ्लिप किया, कि जब वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, अपने आप को चेंज किया, जिसकी वजह से जो मैग्नेट है उसने अपनी साइड्स को चेंज किया,